नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसटीसी पे। और मैं डॉक्टर वंदना सिंह। हम लोग किशोर अवस्था की समस्याओं पे चर्चा कर चुके हैं और अब तक हम लोग 5 भागों में ये हमारा कार्यक्रम प्रसारित हो चुका है। आज हम आपके सामने छठा जो इसका भाग है वो लेके आए हैं और इस पे हम पॉक्सो एक्ट पे और टीन एजर रिलेशनशिप को लेके बात करेंगे। हमारे साथ में है मेखला श्रीवास्तव जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। और ये बाल कल्याण समिति में वर्तमान रूप में कार्यरत सदस्य के रूप में कार्यरत है। ये काउंसलर के रूप में भी काम करती हैं और ये अपना परिचय खुद देंगी। नमस्कार मैडम, हमारे एसटीसी के दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम मेखला श्रीवास्तव है। मैं वर्तमान रूप में अभी CWC मेंबर में बाल कल्याण समिति में मेंबर के रूप में काम कर रही हूँ। इसके पहले मैंने NHM नेशनल हेल्थ मिशन पे ट्रेनर के रूप में काम किया था, जिसमें मैंने कई काउंसलर्स को ट्रेनित किया है। बाद में मैंने यूनिसेफ को ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने मेंटल हेल्थ ट्रेनर के रूप में काम किया था, जिसमें मैं CSC PSC के डॉक्टर से ट्रेनिंग का काम करती थी। देन उसके बाद मैंने महिला थाने में काउंसलर के रूप में काम किया है और साथ ही साथ किशोर न्याय बोर्ड में भी मैं काउंसलर के रूप में काम कर चुकी हूँ और वर्तमान में मैं अभी CWC बाल कल्याण समिति में मेंबर के रूप में काम कर रही हूँ। तो आज हम, जैसा मैंने बताया था, हम पॉक्सो एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और साथ में ये भी बताइए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पॉक्सो एक्ट बच्चों के लिए बनाया गया एक्ट है जो 2012 में बना था। पॉक्सो का पूरा फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को लेके बनाया गया है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी वंदना जी क्योंकि बहुत सारे अपराध बच्चों से हो रहे थे और हमारे यहाँ पहले IPC इंडियन पेनल कोड में जो भारतीय दंड संहिता है उसमें बच्चों के लिए प्रावधान थे, पर वो उसमें बहुत सारे केस ऐसे हो रहे थे जो उसमें पेंडिंग की स्थिति में जा रहे थे, काम नहीं हो रहा था, इसलिए 2012 में ये एक्ट लागू किया गया। अच्छा, 2012 के पहले पॉक्सो एक्ट किस रूप में काम करता था? 2012 के पहले पॉक्सो एक्ट नहीं बना था, 2012 के बाद पॉक्सो एक्ट बना था। बच्चों के लिए जो कानून थे भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में थे, पर उसमें बच्चों के अपराध जो बढ़ रहे थे उसमें बच्चों को न्याय नहीं दिला पा रहे थे, ना पुलिस दिला पा रही थी ना कोर्ट दिला पा रहा था, क्योंकि और भी पेंडिंग केस थे। उसके कारण से 2012 में अपना पॉक्सो एक्ट लागू किया गया। जैसा आपने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि केवल लड़कियों के लिए ही है या लड़कों पे भी ये चीज लागू होती है? वंदना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। समाज में भ्रांतियां हैं कि ये एक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए बना है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये एक्ट जनरल न्यूट्रल के एक्ट है, जिसमें लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए और आजकल ट्रांसजेंडर को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें 0 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक्ट लागू किया है। तो इसमें सेम सजा का प्रावधान है। जो लड़कियों के साथ चीजें होती हैं वही लड़कों के साथ होती है, सजा का सेम प्रावधान है। तो इसमें लड़कों के लिए मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमारे लड़के हैं उन पे ही चीज़ें होती, बट लड़कियों के लिए अगर आप कुछ चीज़ बता पाएँ कि हमारे लड़कियां अगर उन पे किसी तरह से प्रेशर डालती हैं, अगर वो ज़्यादा एज की हैं और हम जो बालक रहते हैं वो कम एज के हैं, तो वो किस तरह से और कहाँ पर अपनी चीज़ें बता पाएँ? पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी वन्ना जी कि लड़के लोग सोचते हैं और समाज में यह है कि लड़कों के साथ कोई अपराध नहीं होते हैं, पर लड़कों के साथ भी अपराध होते हैं। जो लड़कियों के साथ गुड टच बेड टच होता है वो लड़कों के साथ भी गुड टच बेड टच होता है, उनके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है। पर लड़के डर जाते हैं कि समाज हमें क्या बोलेगा, मम्मी पापा हमारी बात नहीं मानेंगे। पर मैं ये कहना चाहती हूँ समाज के लोगों को कि उनकी बात भी सुने। सबसे पहले बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स के बाद यदि स्कूल में कोई घटना हो रही है तो स्कूल में, हर स्कूल में काउंसलर बैठते हैं, तो काउंसलर से जाके बात करें, अपने घर पे बताएं और साथ ही साथ पुलिस में आके उनकी रिपोर्टिंग करें। उनकी समस्या का समाधान होगा और उनमें भी एक्ट लागू होगा। जैसे आपने पुलिस के बारे में बताया, तो पहले तो बच्चे डर ही जाते हैं। अब इसमें मैं दोनों को ही लेना चाहूंगी, लड़का हो चाहे लड़की हो। और आगे ये चीजें बढ़ती भी इसलिए जाती है कि डर के कारण। तो क्या उनकी पहचान गोपनीय रहती है? अगर किसी तरह से वो पहुंच भी जाते हैं या फोन भी करते हैं, तो उनको अपनी पहचान को लेकर जो डर रहता है कि कहीं पता ना चल जाए कि उनके साथ ये चीज हुई है। भन्ना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि बच्चे लोग डर जाते हैं, खासतौर से उनके पेरेंट्स भी डरते हैं कि यदि हम किसी को बताते हैं या पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो पेपर वाले, आजकल लोगों को डर है कि पेपर में नाम ना आ जाए,
कहीं आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए, पर ऐसा नहीं है। इस एक्ट में बच्चों के लिए प्रावधान दिया गया है। धारा 23 के अंतर्गत यदि कोई भी बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है तो उसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे टाइम पे भी चीज़ें होती थी, और जनरली जैसे बच्चे स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, तो उनके पीछे फॉलो अप करना, फ़ोन तो उस समय होते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको परेशान करना है या फिर अपशब्द बोलना है, कुछ चीज़ें दिखाना है। और आज तो ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हो रहा, फ़ोन से परेशान कर रहे हैं, और मतलब गलत चित्र भी दिखाना, वीडियोस वगैरह भी बच्चियों की बना के एआई के थ्रू बच्चियों की वीडियोस भी बना के भेज रहे हैं। तो इसलिए क्या मतलब सजा का प्रावधान है? देखिए, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, खासतौर से लड़कों के लिए है। लड़कों को बताना चाहूँगी, जो लड़के लोग आजकल पीछा करते हैं और बहुत सी बातें बोलते हैं, और आजकल तो मीडिया का उसका मोबाइल का ज़माना है, तो इंटरनेट के तहत बच्चों से छेड़खानी होती है। छेड़खानी हो रही। तो मैं बताना चाहूँगी सबको, दर्शकों को, कि इंटरनेट से यदि लड़कियों से छेड़खानी करते हैं तो उनके ऊपर साइबर एक्ट का तो लगेगा ही लगेगा, और उसमें पॉक्सो एक्ट में भी सजाएँ दी गई हैं, जो 3 से 5 साल, 7 से 8 साल, 9 से 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में यदि हम जा रहे हैं, लड़की को किसी लड़के ने छेड़ दिया, बातचीत करने की कोशिश की, जबरन पिक्चर दिखाने की कोशिश की, जबरन मोबाइल मांगने की कोशिश की या टच करने की कोशिश की, तो उसमें ये सारे सजा का प्रावधान है। तो क्या ये लड़कियों पे भी सजा का प्रावधान लागू होता है? क्योंकि अभी तो सारी चीजें बहुत ज्यादा ही खुलेआम चल रही है, तो हम लड़कियों को लेके भी बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, यदि लड़कियां ऐसे हर चीजें करती हैं तो उसमें भी इनका प्रावधान है। खासतौर से आजकल मीडिया इंटरनेट के ज़माने में जो चीज़ें चल रही हैं वो मोबाइल के थ्रू चल रही हैं। तो मैं बोलूँगी कि साइबर एक्ट के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट भी उन दोनों पे अच्छा, लगेगा। दोनों ही चीज़ें, क्योंकि यदि आप मीडिया के थ्रू कोई छेड़खानी करते हैं, किसी बच्ची से या किसी बच्चे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं या वीडियोज़ दिखाने की बात करते हैं, आजकल लोग जो नॉर्मली वीडियो मंगा लेते हैं, पर लड़कों-लड़कियों दोनों को ये नहीं पता है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गलत है और इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। और जो वीडियो पास में रहती है और अगर वो वायरल कर देता है, उसमें भी पॉक्सो एक्ट लगेगा, साइबर एक्ट लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी और जानकारी दी इसमें आपने। बच्चे लोग ये नहीं सोचे कि क्या बोलते कि हम नाबालिग हैं तो हमको रियायत दी जाएगी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों ही एक्ट उन पे लागू होंगे। तो हम बात करते हैं कि टीन एजर्स रिलेशनशिप जो चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हम देखने में आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज के युग में टीनेजर रिलेशनशिप मतलब सामान्य ही माना गया है, पर टीनेजर रिलेशनशिप बातचीत करना, अ, एक साथ घूमना, वो नॉर्मल है। यदि ज़ोर-ज़बरदस्ती करना, अ, अपनी बातों को मनाना ज़बरदस्ती करके, तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। यदि हम नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, समान हमारा व्यवहार है, समान हम मिल रहे हैं, तो वो नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है, जैसे कई केस आपने और मैंने भी देखे कि घर से चले जाना और एक एक दो दो महीने तक रहना, और फिर आने के बाद में मतलब ऐसा करने की हमें तो पता ही नहीं था कि इस चीज़ की भी सजा हो सकती। तो इस बारे में बताइए कि क्या ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो वातावरण बन रहा है, और इसमें इतना मतलब जल्दी निर्णय लेके कोई कदम उठाना जिसका घातक परिणाम उन्हें भी नहीं पता रहता है। तो जी सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है पन्ना जी आपने कि बच्चे लोग रिलेशनशिप को एक अलग ही दायरे पे लेके जा रहे हैं। उनका दायरा बोलता है रिलेशनशिप मतलब हम एक दूसरे के हो गए, हम बस यही हमारी दुनिया है। पर बच्चों को खासतौर से लड़के लड़कियों को बताना चाहूंगी किशोर अवस्था की, कि ऐसा नहीं है। यदि आप ये सब चीजें करते हैं तो उनके ऊपर भी आपके पास केस लगेगा। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को ले जाता है तो बीएनएस की जो नई धारा आई है 133 के अंतर्गत आपको किडनैपिंग का चार्जेस लगेंगे। यदि उनके साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं तो 376 के साथ आपको पॉक्सो एक्ट के भी चार्जेस लगेंगे, जो आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान दिया गया है पॉक्सो एक्ट में। तो मैं बच्चों से बोलूँगी यदि रिलेशनशिप रखना है तो हेल्दी रिलेशनशिप रहिए। यदि आपके मन में फीलिंग्स भी आती है तो एक टाइम पे सब चीज़ों को करना ही सही होता है। तो क्या ये अगर अधिक उम्र की जो हमारी लड़कियां रहती है और अगर हमारे जो बालक रहते हैं वो कम उम्र के रहते हैं, तो लड़कियों पे भी सेम यही चीज? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको शुरुआत में बताया था कि पॉक्सो एक्ट हर किसी पे भी लड़की लड़का है चाहे लड़की दोनों पे ही लगेगा। यदि लड़कियां कम ज़्यादा उम्र की है, लड़के कम उम्र के हैं, तो लड़कियों पे पॉक्सो एक्ट लगेगा, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट दोनों के साथ हो रहा है, चाहे नाबालिग लड़का हो, चाहे नाबालिग लड़कियां हो। माता पिता और स्कूल की
इस केस में क्या भूमिका होना चाहिए? वरना जी इसमें इस केस में किसी को भी पता चलता है, माता-पिता को पता चले या स्कूल को पता चले, तो सबसे पहले बच्चे को डराएँ नहीं, बच्चे से बात करें, संवाद करें। जैसे मोदी जी ने कहा है कि मन की बात हमेशा अपने बात करनी चाहिए। करनी चाहिए। वैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों के अपने अपने पेरेंट्स से हो या स्कूल टीचर से हो या काउंसलर जो स्कूल्स में होते हैं। आजकल काउंसलर का बहुत महत्व है, स्कूल्स में भी हर हर फील्ड में काउंसलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि काउंसलिंग बच्चों की कराएँ, बच्चे से बातचीत करें। और दूसरा मेन चीज़ है कि बच्चों के जो मोबाइल्स बच्चे क्या चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं, उन पे हमेशा नज़र रखें। ये आपने मोबाइल का बहुत अच्छी चीज़ बताई कि बच्चे मोबाइल में क्या चलाएँ, क्या नहीं चलाएँ। लेकिन फिर भी उनके मन में डर रहता है कि मान लीजिए अगर कि बच्चे के साथ ये केस हो जाता है या वो इस बुलिंग का सामना कर रहा है या वो कुछ प्रेशर में है कि कोई परेशान कर रहा है या वो किसी को पसंद करने लगे और वो जाना नहीं चाहता लेकिन वो घर में बात पता चल जाती है। जैसे आपने हमने काफ़ी केसेस देखे हैं ऐसे कि जब पता चल जाती है तो पेरेंट्स नेचुरल है, उनका डाँटना भी अपनी जगह सही रहता है कि कहीं बच्चा गलत कदम ना उठा ले। और उसी डाँट के और डर के कारण बच्चा कई बार घर से चले जाता है। तो जब उन्हें पता चलता है पहली बार, तो फिर उन्हें उनकी क्या भूमिका होना चाहिए? कैसे वो बच्चों को समझाएँ? मैंने अभी अब आपको हुँ। बताया वरना जी कि बच्चे यदि माता-पिता से नहीं समझ पा रहे हैं, तो काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं, काउंसलर का सहारा ले सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करा सकते हैं जहाँ बच्चा कंफर्टेबल हो। पर माता मेरे हिसाब से पहली जो काउंसलिंग होती है, माता-पिता ही बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली व्यवहार करें, बच्चों की बातों को सुनें कि बच्चे जो मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज़ बताई है, उस पे ध्यान रखें। मेखला जी आजकल टीन एज रिलेशनशिप बहुत आम बात हो गई है, तो इसको आप पॉक्सो एक्ट में किस रूप में देखते हैं? देखिए, टीनेजर रिलेशनशिप में देखा जाए तो एक सामाजिक बदलाव है टीनेजरों में कि वो लोग रिलेशनशिप को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पर जो पॉक्सो एक्ट जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में जो बताया था, उसमें ये इस तरीके से देखते हैं कि ये जो एक्ट है, वो बच्चों के शोषण तो नहीं हो रहा है, जैसे बच्चों के साथ कोई दबाव के साथ, कोई डर के साथ, कोई चीज़ें कर तो नहीं रहा है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट सिर्फ़ शोषण के लिए काम करता है, ना कि रिश्तों के लिए। यदि बच्चों के साथ कुछ भी शोषण होता है और शोषण जैसे मैंने बताया है कि दबाव है, डर हो, अ, दिखावा हो, इससे रिलेशनशिप बनता है तो पॉक्सो एक्ट इसके अंतर्गत आता ही है। तो इसमें पीयर प्रेशर को भी हम देख सकते हैं क्या? हाँ, आजकल पीयर प्रेशर बहुत है बच्चों में, सिग्मा बन गया है इस टाइप का कि मेरे मेरे साथ तो मेरी लड़की है, तुम्हारे साथ नहीं है, तो इस चक्कर में लड़के लोग लड़कियों पे दबाव डालते हैं। एक नॉर्मल से रिलेशनशिप को फिज़िकल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाते हैं। मेखला जी जैसे आपने हमको रिलेशनशिप के बारे में बताया, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बताया और आप काउंसलर की इसमें किशोर न्याय बोर्ड में भी काफ़ी साल तक काम किया और वर्तमान में आप बाल कल्याण समिति में भी और वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे केस देखने में आए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ इस तरह का गाइड कर सकती हैं, कुछ ऐसे केस के बारे में आप बताइए ताकि उनको मार्गदर्शन मिले। हाँ, वरना जी आपने सही क्वेश्चन किया और अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। जब मैं किशोर न्याय बोर्ड में थी तो मेरे पास ऐसा केस एक आया था और अभी मैं मेंबर हूँ तब भी मैं देख रही हूँ कि एक केस था जिसमें एक लड़का एक लड़की को काफ़ी टाइम से परेशान करता है कि जब वो रिलेशनशिप में थे तब की बात है, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी। पर लड़की का कहना है कि मैम ये मुझे बार-बार बुलाता है और मेरे पे दबाव डालता है, तो मैंने उस लड़की की इस तरीके से हेल्प की कि उसकी पहले रिपोर्टिंग कराई। पहले बच्ची डर रही थी, किसी से नहीं बोल रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से मुझे फ़ोन पे बात की। मैंने उसको बोला कि बेटा तू सही थी, वो देखो परेशान कर रहा है कि वो वायरल कर देगा फ़ोटो और वीडियोज़ की, जो कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ उसके पास थी। तो मैंने सबसे पहले उसको 1930 साइबर क्राइम का नंबर दिया कि उसमें बात करें। देन उसके बाद उसने बोला कि मैम मुझे डर लग रहा है कि उस 1930 पे कॉल करूँगी तो मुझे परेशानी हो जाएगी। उसने मेरे मम्मी-पापा को घर में मारने की धमकी दी है, भाई को मारने की धमकी दी है। तो मैंने उसको 112 पुलिस हेल्पलाइन जो नंबर है वो नंबर प्रोवाइड कराया। तब भी वो नहीं माना, फिर हम लोग ने रिपोर्टिंग की तो आज जो बच्चा क्योंकि बालिग हो चुका है, अब वो सेंट्रल पे है और बच्ची स्वतंत्र रूप से घूम रही है। एक बार आप वो हेल्पलाइन नंबर हमारे दर्शकों को फिर से बताइए कि अगर कोई लड़की इस दौर से गुजर रही कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ फोटोज या वीडियोस अगर हैं जैसे जनरली भेजने में आ जाता है तो किस हेल्पलाइन पे वो कंप्लेंट करे? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, सबसे पहले यदि बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उसमें कॉल कर सकते हैं। साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है 1930
उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें वीडियो इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियो से फोटोज वायरल होती है, तो उसमें साइबर हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। और 112 जो सबको पता है पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं और सभी मदद करते हैं। और चाइल्ड हेल्पलाइन और साइबर हेल्पलाइन काफ़ी आपके एक्टिव रहते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मेखला जी, जैसे रिलेशनशिप में बच्चे जब आते हैं तो घर से कुछ महीनों के लिए चले जाते हैं, और जब वो आते हैं तो क्या दोनों पे समान रूप से एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, समान रूप से तो लगना चाहिए, पर लड़कियों को विक्टिम माना जाता है, इसलिए ये केस लड़कों पे ही लगता है। और जो लड़के आजकल के बोलते हैं ना कि हम लेके जा रहे हैं, मैं लड़कों से बोलना चाहूँगी, उनके घर वालों से, कि लड़कों को समझाएँ, लड़कियों से दोस्ती अच्छी है, पर ज़्यादा दोस्ती नहीं है, क्योंकि केस आखिरकार लड़कों पे ही बनता है। जैसे कई बार ये भी देखने में आया, जैसे हमने भी देखा है कि वो आत्महत्या करने की लड़कियां धमकियां देती, कि घर में पता चल जाता है तो नेचुरल उनको डांटा जाता, मारा जाता है, और वो लड़कों पे प्रेशर बनाती कि अगर नहीं लेके गए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो इस बारे में उनको क्या करना चाहिए? मैं लड़कों से बन्ना जी, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। मैं लड़कों से गुजारिश करूँगी और वो बोलूँगी कि अवेयर रहें इन सब चीज़ों के लिए। एक बार बच्चे पॉक्सो एक्ट के बारे में पूरी डिटेलिंग पढ़ें, कि यदि लड़की धमकी भी देती हैं, तो हमें लड़की के पास नहीं जाना है, कि लड़की की धमकी काम नहीं आती है, करियर हमारा बर्बाद हो जाता है, चीज़ें हमारी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट हम पे ही लगता है। यदि आप लड़की की धमकी से लड़की को लेके चले गए, तो बीएनएस की धारा 137 में आप आ जाएँगे, और यदि उस बीच आपने रिलेशन बना लिया, तो पॉक्सो एक्ट की इसमें आप आ जाएँगे। जैसे मैं भी कई बार क्वेश्चन करती हूँ, जैसे बच्चे बताते हैं कि उसने मरने की धमकी दी थी, वो घर वापस नहीं जाना चाहती, तो उस वक्त बच्चे को थाने में अगर वो बच्चा चले जाता है तो पुलिस वाले क्या उसका साथ देंगे? बिल्कुल, एक केस वरना जी हमारे पास पहले भी आ चुका है, जब मैं वहाँ पे जेजेबी में काउंसलर थी, कि सेम केस यही था। तो उस लड़के ने हिम्मत की, वो लड़का पुलिस वालों के पास गया, पुलिस वालों से बताया, पर उसने सबसे पहले काम बहुत अच्छा किया था कि लड़की के पेरेंट्स को कॉल किया, अपने पेरेंट्स को कॉल किया, देन उसके बाद वो सीधे पुलिस वाले के पास गया। तो आज दोनों बाहर हैं, लड़की अपनी लाइफ में है, लड़के अपनी लाइफ में है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये समझने वाली बात है कि अगर लड़कियां किसी तरह से प्रेशर डालती हैं या उनके घर पे चीजें पता चल जाती हैं और वो ये बोलती हैं हम आत्महत्या कर लेंगे, घर नहीं जाना चाहते हैं, तो इस तरह का भावनात्मक रूप से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं नहीं। लेना चाहिए। और ये भी देखने में आया कि जब बच्चे कुछ समय महीने बाहर रहते हैं तो नेचुरल किराए से घर रहना पड़ता है। तो जब आधार वेरिफिकेशन का इतना सख्त नियम हमारे यहाँ बन चुका है, तो इनको किराए से घर कैसे मिलता? क्या उन पे भी कोई कार्रवाई का नियम बना हुआ है? वरना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यहाँ पे किराएदारों की बात नहीं, यहाँ पे मकान मालिकों की बात जी, है, जी। जो किराए से बच्चों को घर दे जी, देते जी, हैं। जी। मैं बताना चाहूँगी, बच्चों को भी बताना चाहूँगी कि बच्चे खुद उन मकान मालिकों को मुसीबत में डाल सकते हैं। हुँ। जो मकान मालिक बच्चों को किराए से रूम देते हैं, उनके ऊपर जेजे एक्ट की धारा के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है, और बीएनएस की धारा के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बच्चों को रखना बिना माता-पिता की मर्ज़ी से एक तरीक़ा से क्राइम होता है। उसमें किडनैपिंग के चार्जेस भी लग सकते हैं, और यदि बच्चे वहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं, तो जेजे एक्ट की धारा के अंतर्गत उस पे भी उनकी कार्रवाई हो सकती है, कि उनके संरक्षण में उन्हें ये सारा काम किया है। जी। और अगर हम देखते हैं कि जब बच्चों से पूछते हैं तो वो ऐसा बताते हैं कि मंदिर में शादी कर ली, या फिर उनका दोस्त था या किसी और बड़े ने मतलब साक्षी रह के उनकी शादी करवाई, एक पंडित भी उनको मिल जाता है। तो क्या उन पे भी कानूनी कार्रवाई होती है? अपर्णा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। जो बच्चों की शादी में शामिल हो जाते हैं, मंदिर से शादी हो जाती है, या फिर पंडित ने शादी करा दी, दोस्तों के बीच में रह के शादी हो गई, या किसी बड़े ने मिलके शादी करा दी, इन सबको ये चीज़ नहीं पता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि ये गैर कानूनी है। आपने बाल विवाह का सुना भी होगा, कि उन लोगों पे बाल विवाह के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है, जेजे एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है, और बीएनएस के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है। मेखला जी, हमें ये बताइए कि जो टीन एजर्स प्रेगनेंसी हमारे बहुत सारे केस देखने में सामने आ रहे हैं, तो आपको ऐसी क्या कमी लगती है कि क्यों हो रहे हैं बच्चे, या ये कदम क्यों उठा रहे हैं? देखिए, टीनेजर प्रेगनेंसी का पिछले क्वेश्चंस में आपने रिलेशनशिप की बात करी थी जी, बच्चों जी। की, कि ये बच्चे जो रिलेशनशिप में हैं और फिर उसके बाद टीनेजर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसका ताल्लुक तो है ही। बच्चे सबसे पहले जो रिलेशनशिप में आते हैं, मैं उनका वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी। बच्चे रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? क्वेश्चन ये सबके लिए, कि बच्चे हुँ। रिलेशनशिप में क्यों क्यों आते आते हैं? हैं?
क्योंकि घर में यदि शुरुआत की जाए, कहा जाता है कि स्कूल और घर से ही शुरुआत होती है। यदि माँ बाप सिखाते हैं तो पहली शिक्षा माँ और बाप ही देते हैं, जो घर से मिलती है। तो मैं पहले घर को ही बताना चाहूंगी कि बच्चे जो रिलेशनशिप में आते हैं, एक आजकल न्यूक्लियर जो फैमिली हो चुकी है। पहले हम लोग दादा दादी के साथ और नाना नानी के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। और कहा भी जाता है कि क्या बोलते हैं कि माँ और दादी जो बड़े घर के बुजुर्ग रहते हैं, बच्चों का चेहरा पढ़ के बता देते थे कि घर में क्या चल रहा है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है। दूसरी चीज, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करने में रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, और बच्चे कहाँ सहारा ढूंढते हैं, बाहर सहारा ढूंढते हैं। जो कमी माँ बाप हर चीजों को पूरा करते हैं, पर एक वो होता है कि हमें समय देना, बच्चों को समय नहीं मिल पा रहा है। बच्चे समय बाहर ढूंढते हैं, एक विश्वास उनको बाहर है कि मैं इससे बोलूंगी तो मेरी बात सुनेगा, और वो जो बात सुनेगा वो किस तरीके से बच्चों का फायदा उठाता है, बच्चों को नहीं पता। दूसरी चीज कारण ये भी है कि हमें एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ जो किताबों में हमको दिया बताया जाता है बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं 8th 9th में जब मैं बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ती थी, तो मैम बोलती थी कि घर से पढ़ के घर आना। से पढ़ के आना ये घर होता से था, पढ़ के आना, घर हमें से बॉडी पढ़ स्ट्रक्चर लेना, के बारे में नहीं बताया जाता है। बताया जाता है। हमारी जिज्ञासा रहती थी, मैम ने क्यों नहीं पढ़ाया है, क्या है। तो यदि हम उसमें खुल के बात करें, खुल से बच्चे से बात करें, तो शायद ये चीजें ना हो। ना हो, बिल्कुल। तीसरी चीज, आजकल के खान पान। आजकल का खान पान इतना ज्यादा हो चुका है, मतलब जो हम पौष्टिक खाना खाते थे, पौष्टिक खाना हम नहीं खाते हैं। बाहर के केमिकल्स, सॉसेस हैं और मसाले हैं, जो हमारे हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं। एक तीसरा कारण यह है। लास्ट जो चौथा कारण मैं बताना चाहूंगी कि आजकल की जो मीडिया है, मीडिया ने बच्चों को इतना प्रभावित कर दिया है कि वो लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा करना चाहते हैं। और कुछ पिक्चरों में तो इतनी चीजें दिखाई जाती हैं कि बच्चे सोचते हैं कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं सकते, क्योंकि जो हीरो हीरोइन होते हैं वो उनके रोल मॉडल्स होते हैं। जो रोल मॉडल्स करते हैं तो उनको ही लगता है कि ये सही है। कुछ मूवीज बनाई गई हैं जो इस तरीके से मीडिया को नहीं परोसनी चाहिए। तो मैं लास्ट और बड़ा कारण तो मीडिया को भी मानती हूँ। जैसे मैंने मीडिया को बताया है, एक मूवी आई थी मिशन मंगल। मिशन मंगल में जो सीनियर साइंटिस्ट जो रहते हैं, वो अपने जूनियर साइंटिस्ट से कहते हैं कि तुम जितना चाहो बॉयफ्रेंड बना सकते हो। अब वो देख रहे हैं बच्चे मीडिया के थ्रू, तो वो वही करते हैं कि नहीं, हम अभी आपने सिर्फ एडोलसेंट प्रेगनेंसी बताई है। एडोलसेंट प्रेगनेंसी के कारण मल्टीपल पार्टनर से भी होते हैं, सिंगल पार्टनर से भी हो सकते हैं। बच्चों में वैरायटी करते हैं कि नहीं, मेरे ये इसमें ये अच्छा दिख रहा है, इसमें ये अच्छा दिख रहा है। वो लुक्स के कारण, कभी पर्सनालिटी के कारण मल्टीपल पार्टनर्स में आ जाते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है बच्चों की। जैसे कि आपने इतने सारे कारण बताए, बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन जो हमारे स्लम एरिया के बच्चे हैं, उनके पास तो बिल्कुल ही जानकारी किसी भी तरह से नहीं होती है, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो किसी से रिलेशन में आने के बाद में उनको वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो इस बारे में आप किस तरह से अवेयर करना चाहेंगे? बन्ना जी, मैं यही जो अब लास्ट आपने क्वेश्चन किया था, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, तो स्लम्स एरिया के हैं या फिर अपना कम्युनिटीज में जो रहते हैं, उनके माँ बाप भी बाहर जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि नशा, उनके घर में नशा बहुत चलता है। फादर नशा कर रहे हैं, मदर काम पे जा रही हैं, बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं। उनको यही अच्छा लगता है कि यही करना अच्छा है, वो देखते, लोगों को देखते हैं। फिर मीडिया का प्रभाव उन पे बहुत भारी रहता है। सोशल मीडिया में इतने सारे कंटेंट्स भी हैं, पढ़ने को भी हैं, देखने को भी हैं। इस तरीके से वो लोग सर्च करते हैं, फिर वो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं यार, ये हो सकता है, ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल के तौर पे चीजें करते हैं और लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मेखला जी, अभी अपनी बहुत सी बातों पे चर्चा हो चुकी है, और इतनी सारी चर्चा होने के बावजूद उसमें एक कंटेंट निकल के आया मीडिया का। तो क्या मीडिया को लेके भी ऐसे सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि हम बच्चों को वो ना देखें, सोशल मीडिया से बच्चे दूर रहें? हाँ, बना मैम, ये चीज़ हम कर सकते हैं, सख्त कानून ला सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो 16 साल के नीचे से कम बच्चों के लिए बैन कर दिया है सोशल मीडिया। ऐसे सख्त कानून हम लोग भी ला सकते हैं। अभी हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड भी है, तो सेंसर बोर्ड इस पे काम क्यों नहीं करता है? इस तरह की चीज़ें क्यों परोसता है? यदि बच्चों के लिए जो मूवीज़ नहीं बनी है, यदि कुछ एडल्ट मूवी है, तो मानते हैं इसमें सेंसर बोर्ड काम करता है। पर कुछ मूवीज़ ऐसी हैं, जैसे मिशन मंगल की मैंने अभी बात की थी, उसमें हमें सिर्फ कंटेंट की बात नहीं करनी है, हम क्या डायलॉग्स परोस रहे हैं, क्या डायलॉग्स बोल रहे हैं, क्या सीन दिखा रहे हैं, उसमें भी सेंसर बोर्ड काम कर सकता है। और मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि इस तरीके से कानून लाए।
जो बच्चों के लिए रहे कि जो भी मूवीज़ देखते हैं, पहले ये बेन था कि सेंसर बोर्ड इसलिए केस चलाता था कि ये फ़ोटो, ये वीडियोज़ आपत्तिजनक है। पर मैं बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि जो डायलॉग्स डिलीवरी करते हैं, उन पे भी इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए। क्योंकि ये सिर्फ़ प्रेगनेंसी की बात नहीं है या रिलेशनशिप की बात नहीं है। आप देख रहे हैं बच्चों में किस तरह की बातचीत चालू होती है, बिना गाली से बच्चे आजकल बातचीत भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मीडिया में, मूवीज़ में ये चीज़ देख रहे हैं कि गाली-गलौज से उनकी शान बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके चैनल के माध्यम से इन सब चीज़ों का बोलना चाहूँगी सरकार को कि इन पे बैन लगाया जाए। मिथिला जी, हमारी इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है। पॉक्सो के बारे में आपने हमें बताया, रिलेशनशिप के बारे में बताया, और बच्चे कहाँ गुमराह हो रहे हैं आपने बताया। हमने अभी मीडिया पे चर्चा करी। अंत में आप हमारे दर्शकों को ऐसे क्या जानकारी और देना चाहेंगे? वंदना मैम, अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि कानून तभी कारगर होगा जब समाज और परिवार और बच्चे लोग संवेदनशील होंगे। तो हमें हमारे समाज को संवेदनशील बनाना है, हमारे परिवार को संवेदनशील बनाना है। ख़ास तौर से बच्चों को संवेदनशील के साथ-साथ उनको हर चीज़ से अवेयर कराना है, उनको जागरूक बनाना है। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, पॉक्सो के बारे में दी, रिलेशनशिप को बारे में दी। फिर आपने हमको ये जानकारी बहुत अच्छी दी कि अगर लड़का या लड़की इस तरह के गलत कदम उठाता है तो उन पे किस तरह की धाराएँ या सज़ा का प्रावधान बताया। आपने प्रेगनेंसी के बारे में हमें जानकारी दी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी यही गुज़ारिश करूँगी कि आप हमें लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और इस रिलेशनशिप को लेके अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई बच्चे के प्रश्न है या कोई माता-पिता के मन में कोई प्रश्न है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स करिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।